वेलकम टू बिहार मैटर्स। जी नमस्कार। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स 2025-26 के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का ये सेशन विशेष रूप से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन सरकारी योजनाओं के नाम या उनके बजट के आंकड़े रटना बिल्कुल नहीं है। सही बात है। हम उन एग्जाम ट्रैप्स पर फोकस करेंगे, उन भ्रामक तथ्यों पर बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि डेटा के पीछे की असल कहानी क्या है। क्योंकि अक्सर इन सरकारी दस्तावेजों को देखकर लगता है कि ये केवल उबाऊ आंकड़ों की एक लंबी सूची है। जी। लेकिन अगर इन पन्नों के भीतर छिपी कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल खेती किसानी का मामला नहीं है, ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक विशाल ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब इन अलग अलग योजनाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये किसी बहुत बड़े और जटिल पजल के टुकड़ों की तरह लगते हैं। एक बड़े आर्थिक ढांचे का हिस्सा। जी। एक योजना का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि खेत तक पानी कैसे पहुंचे। दूसरी योजना का पूरा ढांचा इस बात पर टिका है कि अगर मौसम खराब हो जाए तो आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे हो। और कोई तीसरी योजना ये सुनिश्चित कर रही है कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। बाहर से देखने पर ये सब अलग अलग विभाग लग सकते हैं, लेकिन एक बड़े आर्थिक परिदृश्य में ये सभी नीतियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इन नीतियों की गहराई में चलकर देखते हैं कि असल कहानी क्या है। चर्चा की शुरुआत उस योजना से करते हैं जिसका दायरा शायद सबसे बड़ा है, सीधा लाभ हस्तांतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब इस विषय पर बात होती है तो पीएम किसान सम्मान निधि का नाम सबसे ऊपर आता है। 24 फरवरी 2019 को जब इसे लॉन्च किया गया था तब शायद ही किसी ने इसके इतने विशाल आकार की कल्पना की होगी। ये स्केल वाकई में अभूतपूर्व है। तकनीकी भाषा में इसे 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका सीधा मतलब है कि इसमें राज्य सरकारों का कोई वित्तीय योगदान नहीं है, पूरा पैसा सीधे केंद्र सरकार के खजाने से आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 2025-26 के बजट में इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर गौर करें तो 11.8 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में अब तक 3.2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जी। 2026 की शुरुआत तक इसकी 18 किस्तें जारी होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। 3.2 लाख करोड़ रुपए का सीधा वितरण अर्थव्यवस्था के निचले स्तर पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी या तरलता पैदा करता है। लेकिन अगर इन सरकारी दस्तावेजों को बारीकी से ना पढ़ा जाए तो कोई भी आसानी से एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। और यहीं पर आता है हमारा पहला एग्जाम ट्रैप। ये एग्जाम ट्रैप क्या है? इसे अक्सर नीतिगत बहसों और परीक्षाओं में एक ट्रिकी सवाल के रूप में सामने रखा जाता है। ये मान लेना बहुत स्वाभाविक लगता है कि जो भी व्यक्ति खेत में काम कर रहा है उसे इस योजना का लाभ मिल रहा होगा। जाहिर सी बात है। लेकिन दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये योजना केवल लैंड होल्डिंग फार्मर्स यानी उन किसानों के लिए है जिनके नाम पर जमीन का मालिकाना हक दर्ज है। अच्छा। इसमें इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स यानी संस्थागत भूमि धारक जैसे कि कोई कंपनी या ट्रस्ट जो खेती कर रही हो वे पूरी तरह से बाहर हैं। जरा रुकिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसान किसी और की जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहा है, जो कि भारत और खासकर बिहार के कई हिस्सों में बहुत आम बात है, तो क्या उसे इस 60,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट में से एक भी रुपया नहीं मिलता? यही सच्चाई है। जो इंसान असल में चिलचिलाती धूप में खेत जोत रहा है वो इस पूरी नीति के दायरे से ही बाहर है। ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। जो किराएदार किसान हैं, जिन्हें हम टेनेंट फार्मर्स कहते हैं, वे वास्तव में इस योजना का लाभ तब तक नहीं उठा सकते जब तक उनका नाम सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज न हो। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। देखिए, अब यहाँ नीति निर्माताओं के नजरिए को भी समझना होगा। भारत में जमीन के रिकॉर्ड और किराएदारी के जो अनुबंध होते हैं वो अक्सर मौखिक या अनौपचारिक होते हैं। कागज पर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। सरकार के पास ऐसा कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं है जिससे यह सटीक रूप से प्रमाणित किया जा सके कि फला जमीन पर इस सीजन में कौन सा किराएदार खेती कर रहा है। इसलिए धोखाधड़ी को रोकने और पैसे को सही जगह पहुंचाने के लिए मालिकाना हक को ही आधार बनाया गया है। इसके अलावा एक और सख्त शर्त ये है कि बैंक खाते का आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
यानी आधार सीडिंग अनिवार्य है। ये सब सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। जी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये जरूर है कि कई वास्तविक खेतीहर मजदूर या किराएदार किसान इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। ये नीतियों की एक बहुत ही जटिल सच्चाई है। खैर, अब मान लीजिए कि एक जमीन का मालिक किसान है, उसके पास जमीन के कागजात हैं, आधार भी लिंक है और उसे सालाना 6,000 रुपए मिल भी गए। जी। उसने उस पैसे से बीज और खाद खरीद कर फसल भी बो दी। लेकिन इसके बाद शुरू होता है खेती का सबसे बड़ा जुआ, मौसम। सही कहा। बारिश ज्यादा हो गई, ओले गिर गए या भयंकर सूखा पड़ गया तो सारी मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल सकती है। सारी नकद सहायता धरी की धरी रह जाएगी अगर फसल ही तबाह हो जाए। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा का अगला महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, पीएम फसल बीमा योजना या पीएमएफवाई। 2016 में शुरू हुई ये योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। जी, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका वित्तीय बोझ उठाते हैं। जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी कृषि नीति अधूरी है। इस बीमा योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसके प्रीमियम की दरें हैं, जो बहुत कम रखी गई हैं। दुनिया की किसी भी व्यावसायिक बीमा योजना की तुलना में ये दरें अविश्वसनीय रूप से कम है। खरीफ की फसल जैसे धान या मक्का के लिए किसान को केवल 2% प्रीमियम देना होता है। खरीफ के लिए 2%? जी। रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए यह दर सिर्फ 1.5% है। और अगर कोई कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल यानी वाणिज्यिक या बागवानी फसल उगा रहा है जहां जोखिम ज्यादा होता है तो वहां 5% प्रीमियम तय किया गया है। मतलब 5% से ज्यादा किसान को किसी भी हाल में नहीं देना है। बिल्कुल। बाकी का सारा बचा हुआ प्रीमियम, जो कि वास्तविक लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बीमा कंपनियों को चुकाती हैं। ये तो हुई प्रीमियम की बात। लेकिन बीमा कंपनियों के साथ हमेशा से ये शिकायत रही है कि वो पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन जब नुकसान का दावा करने की बारी आती है तो बहुत सारे नियम और शर्तें गिना दी जाती हैं। ये एक आम धारणा है। 2025 के जो नए आंकड़े सामने आए हैं वे इस बारे में क्या बताते हैं? 2025 के आंकड़े इस योजना के प्रदर्शन की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक 26 करोड़ किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 26 करोड़। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.8 लाख करोड़ रुपए के दावों या क्लेम्स का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है। दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी मीट्रिक का जिक्र है, क्लेम रेशो ग्रेटर देन 1.5। क्लेम रेशियो 1.5 से अधिक। अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब होता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर सभी किसानों ने मिलकर प्रीमियम के रूप में 100 रुपए जमा किए हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमा कंपनियों ने उन्हें दावों के रूप में 150 रुपए से अधिक वापस चुकाए हैं। यानी जितना पैसा लिया गया उससे 1.5 गुना ज्यादा वापस दिया गया। एग्जैक्टली। किसी भी सामान्य बीमा कंपनी के लिए ये एक घाटे का सौदा होगा, लेकिन एक सरकारी सुरक्षा जाल के रूप में ये साबित करता है कि ये योजना किसानों को वित्तीय संरक्षण दे रही है। ये कोई मुनाफा कमाने वाली स्कीम नहीं है। ये संकट के समय में एक बहुत बड़ा सहारा है। जी। और एक बात जो इन दस्तावेजों में उभर कर आती है वो है दावों के निपटान में तकनीक का इस्तेमाल। पहले पटवारी खेतों में जाकर नुकसान का अंदाजा लगाते थे, जिसमें महीनों लग जाते थे। और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। खेतों की सटीक स्थिति जानने के लिए ड्रोन से मैपिंग हो रही है और स्मार्टफोन के जरिए क्रॉप कटिंग के प्रयोग किए जा रहे हैं। तकनीक ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है, लेकिन यहाँ एक और नीतिगत बदलाव है जिस पर स्टूडेंट्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में एक ट्रैप साबित होता है। वो क्या है? 2020 में सरकार ने इस फसल बीमा योजना के ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया और इसे राज्यों के लिए पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक कर दिया। स्वैच्छिक कर दिया गया। जी। इसका मतलब ये है कि अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में इस योजना को लागू करना चाहती हैं या नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर ये योजना इतनी फायदेमंद है और इसका क्लेम रेशियो भी इतना अच्छा है तो इसे स्वैच्छिक क्यों बनाया गया? देखिए, भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में वन साइज फिट्स ऑल की नीति हमेशा काम नहीं करती। मतलब एक ही नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। कुछ राज्यों को लगता था कि उनके यहाँ सूखा या बाढ़ का जोखिम उतना नहीं है, या फिर वे प्रीमियम सब्सिडी का अपना हिस्सा नहीं चुका पा रहे थे। इसे स्वैच्छिक बनाकर केंद्र ने राज्यों को नीतिगत लचीलापन दिया है। ये लॉजिकल लगता है। तो अब तक की चर्चा में ये बात साफ हो गई कि किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है और जोखिम को भी कवर किया जा रहा है।
लेकिन ये दोनों चीजें तब तक बेमानी हैं जब तक खेती की सबसे बुनियादी जरूरत पूरी ना हो, पानी। जी, सिंचाई। अगर बीज को पानी ही ना मिले तो ना फसल उगेगी और ना ही बीमा का कोई मतलब रह जाएगा। यहीं से पीएम कृषि सिंचाई योजना या PMKSY की भूमिका शुरू होती है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल। और इसका मोटो बहुत ही स्पष्ट है, हर खेत को पानी। 2025 तक के आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक 78 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के नए दायरे में लाया जा चुका है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात केवल ज्यादा पानी पहुंचाने की नहीं है, बल्कि पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। वाटर एफिशिएंसी। जी। माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम शामिल हैं, उसका दायरा बढ़कर 16 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। क्योंकि भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। सही कहा। इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पानी की हर एक बूंद से ज्यादा फसल हासिल करना अब मजबूरी बन चुका है। इसके फंडिंग पैटर्न को भी समझना जरूरी है। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40 का रखा गया है। 60-40 का रेशियो। लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये अनुपात 90 और 10 का हो जाता है। 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये दिखाता है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब एक और परिदृश्य की कल्पना करते हैं। किसान को पैसा मिल गया, मौसम भी अच्छा रहा, पानी भी मिल गया और फसल तैयार है। सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ आके लगता है कि अब तो सब ठीक हो गया। लेकिन हजारों टन अनाज या सब्जियां पैदा तो हो गई, उन्हें सुरक्षित कहाँ रखा जाए? यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सवाल का जवाब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या AIF के रूप में सामने आता है, जिसे एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वो भारतीय कृषि की सबसे कमजोर कड़ी रहा है। 2020 में लॉन्च हुए इस AIF को 2019 तक के लिए डिजाइन किया गया है और इसका कुल परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए हैं। 1 लाख करोड़ का फंड? जी। 2025 के ताजा डेटा के अनुसार अब तक 52,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं और 75,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स पास हो चुके हैं। इस फंड के काम करने का तरीका थोड़ा तकनीकी लगता है। दस्तावेजों में इंटरेस्ट, सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कुछ किसान मिलकर अपने गांव में टमाटर या आलू को सुरक्षित रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं। वो बैंक जाते हैं और बैंक उन्हें 9% ब्याज दर पर लोन देने को तैयार हो जाता है, जो कि बहुत महंगा है। यहीं पर AIF काम आता है। इस योजना के तहत सरकार 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देती है। मतलब 9% में से 3% सरकार भरेगी। एग्जैक्टली। तो प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 6% रह जाएगी। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी भी देती है, ताकि बैंक बिना किसी डर के लोन दे सकें। ये एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें उस नुकसान को देखना होगा जो हर साल होता है। भारत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के कारण लगभग 6 से 8% अनाज बर्बाद हो जाता है। 6 से 8%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फल और सब्जियों के मामले में तो ये और भी ज्यादा है। जब गांव के स्तर पर मजबूत कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बनते हैं, तो ये सिर्फ अनाज को सड़ने से नहीं बचाता, ये किसान को एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर या मोलभाव की ताकत देता है। मोलभावों की ताकत कैसे बढ़ती है? होता यह है कि जब फसल कटती है तो बाजार में अचानक से बहुत सारा अनाज आ जाता है, जिससे कीमतें गिर जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है। जी। किसान मजबूर होता है कि जो भी दाम मिले उस पर अपनी फसल बेच दे। लेकिन अगर गांव में वेयरहाउस है तो किसान अपनी फसल वहां सुरक्षित रख सकता है और जब कीमतें सुधरें तब बेच सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये बर्बादी रोकना सीधे तौर पर किसान की आय को बढ़ाना है। अब तक हमने जमीन से जुड़ी खेती पर बात की, लेकिन भारत की ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था भी तेजी से उभर रही है। हम बात कर रहे हैं PM मत्स्य संपदा योजना की। जी। 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुई इस योजना के 2025-26 के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य है और 55 लाख नई नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर आज भारत मछली उत्पादन में 3रे स्थान पर है और एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि में दुनिया में 2रे स्थान पर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम्स के लिए। एक्वाकल्चर में 2रा स्थान। जी।
ये अब सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन चुका है। और आत्मनिर्भरता की बात हो तो खाद्य तेल या एडिबल ऑयल्स के मुद्दे को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। 2021 में लॉन्च हुए इस मिशन का बजट 11,040 करोड़ रुपए है। अक्सर हम पेट्रोल डीजल के आयात पर बात करते हैं, लेकिन खाद्य तेल के आयात की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। वर्तमान में भारत अपनी घरेलू जरूरत का लगभग 55% खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। 55%। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालता है। अगर वैश्विक सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है तो भारत की रसोइयों पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया है। जी, इसका 2026 तक का लक्ष्य है ऑयल पाम के क्षेत्रफल को 3.7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना। चलिए अब हम बाजार और भविष्य की तकनीक पर आते हैं। किसान का अंतिम लक्ष्य अपनी उपज का सही दाम पाना है। जी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का विचार सामने आया था। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। 2025 के जो नए आंकड़े हैं वे बताते हैं कि देश भर की 1400 से ज्यादा कृषि उपज मंडियां अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। 1.8 करोड़ किसान आज ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार की कुल मात्रा 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी यानी पारदर्शी मूल्य निर्धारण। 2025 का अपडेट है वो एग्री स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। ये वैचारिक बदलाव है। युवा अब कृषि को तकनीक संचालित उद्यम में बदल रहे हैं। और तकनीक की बात करें तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सबसे भविष्यवादी कदम है। जी। इसमें यूनिफाइड फार्मर रजिस्ट्री बनाने की बात है। खेतों की जियो टैगिंग, AI से फसल निगरानी और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल। ये वो गोंद है जो पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा को आपस में जोड़ रहा है। भविष्य में सैटेलाइट खुद नुकसान का आकलन करेंगे और बीमा का पैसा सीधे किसान के खाते में प्रोसेस हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब इस चर्चा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG के साथ जोड़कर देखते हैं। ये मैपिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान का संबंध SDG 1 यानी आय समर्थन या नो पॉवर्टी से है। बिल्कुल। और PMFBY को किस लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है? फसल बीमा योजना का संबंध SDG 13 से है, जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। इसी तरह PMKSY जहां हम पानी की बात कर रहे हैं वो SDG 6 यानी क्लीन वाटर से जुड़ता है। और जो बुनियादी ढांचा AIF के जरिए बन रहा है वो SDG 9 का प्रतिनिधित्व करता है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अंत में PM मत्स्य संपदा योजना SDG 14 लाइफ बिलो वाटर से जुड़ी है। बिल्कुल सटीक। तो इन सभी आंकड़ों के इस गहन विश्लेषण के बाद ये साफ है कि नीतियां अब केवल सब्सिडी बांटने से आगे बढ़कर तकनीकी एकीकरण, स्टार्टअप्स और जलवायु लचीलेपन की ओर बढ़ चुकी हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी नीति किस बड़े आर्थिक ढांचे की नींव रख रही है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने कई भ्रामक धारणाओं को स्पष्ट किया है, लेकिन इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर आप सभी स्टूडेंट्स खुद विचार करें। जी। जब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत AI और सैटेलाइट डेटा पूरी तरह से खेती से जुड़ जाएंगे तो क्या भविष्य में हमारी पारंपरिक खेती का प्रबंधन किसानों के हाथ से निकलकर एल्गोरिदम के हाथों में चला जाएगा? यह आधुनिक तकनीक और सदियों पुराने पारंपरिक कृषि ज्ञान के बीच कैसा संतुलन बनाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्स के लिए इन सभी की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें। बिहार मैटर्स की इस सीरीज के अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।